गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं। लर्निंग का हमारा चैप्टर है, सीखने का हमारा चैप्टर है और उसमें हम सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था। पहला सिद्धांत था हमारा पेवलव का सिद्धांत या क्लासिकल या प्राचीन अनुबंधन। तो हमने इसकी शुरुआत की थी। पेवलव ने ये सिद्धांत दिया था और कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था और उस प्रयोग में उन्होंने सीखने के अनुबंधन के 4 मुख्य अंग बताए थे। स्वाभाविक उद्दीपक जिसको हम यूसीएस कहते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। तो आप इसके लिए पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें। अब हम प्राचीन अनुबंधन को या पेवलव के सिद्धांत को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे पेवलव के सिद्धांत के प्रमुख तथ्यों की, इम्पॉर्टेंट फिनोमिनाज की, जो उसके मुख्य तथ्य हैं उसके सिद्धांत में। सीखने के बारे में जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी उसमें उसके मुख्य जो तथ्य हैं या जो उनके फिनोमिनाज हैं। पहला जो तथ्य है वो है उत्तेजन का नियम, लॉ ऑफ एक्साइटेशन, उत्तेजन का नियम। इस नियम द्वारा ये पता चलता है कि यदि CS, तो बच्चों ये CS, UCS, UCR है ना, ये सब पॉइंट आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि CS जो है वो कंडीशन स्टिमुलस है और UCS अनकंडीशन स्टिमुलस है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है, तभी हम इसको आगे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उत्तेजन का नियम से हमें ये पता चलता है कि यदि तटस्थ उद्दीपक CS जो घंटी जिसको हम कहते हैं को स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तो ऐसी अवस्था में तटस्थ उद्दीपक यानी घंटी प्राणी में एक सामान्य उत्तेजन पैदा कर देता है। यानी तटस्थ उद्दीपक प्राणी को इस हद तक उत्तेजित करता है कि वह अनुबंधित अनुक्रिया यानी CR, अनुबंधित अनुक्रिया जो घंटी से अनुक्रिया उत्पन्न हुई, करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट। जैसे कुत्ते ने घंटी बजी, भोजन मिला तो लार गिराई, कुछ प्रयासों में केवल घंटी बजी, CS जिसको हम कहते हैं, घंटी क्या है CS कंडीशन स्टिमुलस, और फिर कुत्ते ने CR की अनुक्रिया की, लार गिराने की अनुक्रिया की, यानी वो इतना एक्साइट हो गया, उत्तेजित हो गया कि उसने लार गिराना शुरू किया। तो उत्तेजन का नियम, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है पेवलव के सिद्धांत का। दूसरा है आंतरिक अवरोध का नियम। पेवलव ने ये देखने के लिए कि जब तटस्थ उद्दीपक या CS को हम घंटी हमारी तटस्थ उद्दीपक है के बाद स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन नहीं दिया जाता, यानी जब घंटी के बाद भोजन नहीं दिया जाता तो क्या होता है, इस विशेष नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया जिसको आंतरिक अवरोध का नियम हम कहते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि ऐसी परिस्थिति में प्राणी धीरे धीरे तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना कम करने लगता है। भाई लगातार अगर घंटी बजेगी और उसको भोजन नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो अनुक्रिया करना बंद कर देगा। यानी सीखी गई अनुक्रिया, कौन सी सीखी थी, लार का स्राव करना, लार गिराना का विलोपन होने लगता है। तो पेवलव के अनुसार ऐसा होने के कारण ये है कि इस तरह की परिस्थिति में, यानी घंटी बजने के बाद भोजन नहीं दिए जाने की परिस्थिति में प्राणी में एक विशेष टेंडेंसी उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को सीखी गई अनुक्रिया को करने से रोकती है। तो प्राणी सीखी गई अनुक्रिया को भूल तो नहीं जाता लेकिन जानबूझकर उसे नहीं करता। इसे ही आंतरिक अवरोध का नियम कहते हैं। यानी जो कंडीशन स्टिमुलस है, जो CS है, घंटी है, अगर लगातार प्रयासों में हम उसको घंटी देंगे और उसको हम भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक जिसको हम UCS बोलते हैं, वो नहीं देंगे तो उसके अंदर जो है एक अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी और वो लार गिराना बंद कर देगा। थर्ड है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध से मतलब जब सीखने के दौरान कोई नया उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के साथ, यानी घंटी जो है वो अनुबंधित उद्दीपक है, तो अनुबंधित उद्दीपक घंटी के साथ कोई नया उद्दीपक दिया जाता है तो इससे सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी को हम बाह्य अवरोध कहेंगे ना, कि भाई घंटी बज रही है उसके साथ एक और उद्दीपक दे दिया,
तो सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इस तरह के अवरोध को बाह्य अवरोध कहा जाता है। पेवलव ने बताया कि जब प्राणी घंटी तथा भोजन को एक दूसरे से संबंधित करना सीखता है तो उस समय अगर कोई बाहरी उद्दीपक जैसे रोशनी है या इसको हम दे दें तो तटस्थ उद्दीपक, रोशनी भी तटस्थ उद्दीपक है, तो वैसी परिस्थिति में सीखने की गति थोड़े समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है और इस तरह का अवरोध व्यक्ति में किसी बाह्य उद्दीपक के कारण हुआ है, इसीलिए इसको बाह्य अवरोध का नियम कहते हैं। फोर्थ जो प्रमुख फिनोमिना है पेवलव के सिद्धांत का वो है उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक का कालिक क्रम। कालिक मीन्स टेम्पोरल, समय, कितने काल के लिए, कितने समय के लिए उद्दीपक दिया जाए। तो जो अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को निर्धारित करता है वो है अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी तथा स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के बीच का समय अंतराल। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक की शक्ति को निर्धारित करने वाले दो ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, उद्दीपक हैं घंटी और भोजन के बीच में क्या समय अंतराल है। पेवलव ने अपने प्रयोग में स्पष्ट रूप से दिखलाया कि इन दोनों उद्दीपकों के बीच यानी घंटी और भोजन के बीच समय अंतराल जैसे जैसे बढ़ेगा सीखने की प्रक्रिया कमज़ोर होगी। यानी इन दोनों उद्दीपकों के बीच समय अंतराल बढ़ने से अनुबंधित अनुक्रिया यानी CR कंडीशन रिस्पॉन्स की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। पेवलव ने 4 तरह के कालिक क्रम पर बल डाला है, 4 प्रकार बताए हैं कालिक क्रम के। पहला है समक्षणिक कालिक क्रम, टेम्पोरल सीक्वेंस, स्टिमुलेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस यानी समक्षणिक कालिक क्रम। इस तरह के क्रम में अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी तथा स्वाभाविक उद्दीपक यानी UCS भोजन को साथ साथ प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है और फिर एक साथ दोनों को हटा लिया जाता है। इस तरह के कालिक क्रम पर आधारित अनुबंधन को समकालीन अनुबंधन, समक्षणिक या समकालिक अनुबंधन कहा जाता है। यानी घंटी और भोजन को साथ साथ उपस्थित किया जाता है और फिर दोनों को हटा लिया जाता है, दोनों को साथ साथ, तो समक्षणिक। दूसरा है विलंबित कालिक क्रम। विलंबित में अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी को पहले भी बजा दिया जाता है और तब तक लगातार बजती रहती है जब तक कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन प्राणी के सामने नहीं दिया जाता। तो इस तरह के क्रम पर आधारित अनुबंधन को विलंबित अनुबंधन कहा जाता है, यानी विलंब करना, भोजन देने में विलंब होना। फिर है संकेत कालिक क्रम। थर्ड जो कालिक क्रम का पॉइंट है वो है संकेत कालिक क्रम। इस तरह के अनुबंधित क्रम में अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी को पहले प्राणी के सामने बजाया जाता है, फिर कुछ सेकंड तक बजने के बाद उसे हटा लिया जाता है और उसके बाद भोजन दिया जाता है यानी स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है। घंटी पहले बजाई, कुछ समय सेकंड तक बजने के बाद उसको हटा लिया और फिर भोजन दिया। चूँकि इस तरह के क्रम में अनुबंधित उद्दीपक पहले ही देकर हटा लिया जाता है तो प्राणी उस उद्दीपक द्वारा मन में छोड़े गए जो संकेत हैं उनके प्रति अनुक्रिया करता है। इसे हम संकेत कालिक क्रम कहते हैं। एंड फोर्थ है पश्चगामी कालिक क्रम, बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस। ये ऊपर के तीनों क्रमों में अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी पहले दी जाती है तथा भोजन बाद में, परंतु इस क्रम में भोजन पहले आता है और घंटी बाद में आती है। तो इस तरह के अनुबंधन को पश्चगामी अनुबंधन कहा जाता है। तो इन चारों तरह के अनुबंधन में पश्चगामी अनुबंधन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया की शक्ति सबसे कमज़ोर होती है और जो समक्षणिक होता है, जो पहला पॉइंट था समक्षणिक, इसकी शक्ति जो है वो सबसे अधिक होती है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, उद्दीपक सामान्यीकरण। सीखने के प्रारंभ के प्रयासों में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उससे मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति भी प्राणी उसी ढंग से अनुक्रिया करता है। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? तो उद्दीपक सामान्यीकरण की घटना में किसी एक उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया उसी तरह से दूसरे उद्दीपकों से भी उत्पन्न होने लगती है। यानी
उस उद्दीपक के समान जो दूसरे उद्दीपक हैं उनसे भी अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। हम एक उदाहरण से अगर इसको समझें तो मान लीजिए किसी प्रयोग में कुत्ते में 1000 हर्ज की आवाज़ पर भोजन देकर लार स्राव की अनुक्रिया को अनुबंधित किया जाता है। यहाँ 1000 हर्ज जो हमारी यूनिट है वोल्टेज की, वो है 1000 हर्ज की आवाज़ मूल अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण है। यानी 1000 की हर्ज की जो आवाज़ है, इतनी तीव्र आवाज़, वो हमारा मूल अनुबंधित उद्दीपक है। और इस तरह के अनुबंधन के दौरान यदि कुत्ते के सामने इससे अधिक, जैसे 1200 हर्ज की या 1100 हर्ज की या 900, कम भी हो सकती है 800 की आवाज़ अगर दी जाए तो कुत्ते में पहले के समान ही लार स्राव की अनुक्रिया होगी। तो इसे ही हम उद्दीपक सामान्यीकरण की संज्ञा देते हैं। एंड नेक्स्ट है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन की घटना उद्दीपक सामान्यीकरण के ठीक विपरीत होती है। जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक और अन्य समान अनुबंधित उद्दीपकों के बीच में अंतर या विभेद करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सीखने के लिए हम प्रयास देते हैं, उनकी संख्या हम बढ़ाते जाते हैं, तो जो मूल अनुबंधित उद्दीपक है, जैसे मान लीजिए 1000 हर्ट्ज की आवाज़ है, वो हमारा मूल है, और उसके बाद हम इनको चेंज कर दें तो वो हमारे जो है उसके समान अन्य उद्दीपक होते हैं, तो उनके प्रति अनुक्रिया वो प्राणी केवल मूल उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करता है। अगर उनके बीच में अंतर कर दिया जाए, स्पष्ट अंतर कर दिया जाए, तो विभेदन वो कर लेता है और फिर वो अनुक्रिया नहीं करता। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब अन्य उद्दीपक, ठीक है, और मूल अनुबंधित उद्दीपक के बीच इतनी अधिक समानता हो कि प्राणी इन दोनों के बीच में विभेद करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी प्राणी का व्यवहार थोड़ी देर के लिए एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे पेवलव के सहयोगियों ने ये देखा कि ऐसी परिस्थिति में कुत्ता जोर जोर से भौंकना प्रारंभ कर देगा या पंजों को नोच खसोट करना प्रारंभ कर देगा। तो विभेदन की प्रक्रिया, और जिसमें वो मूल अगर उद्दीपक के समान दूसरे उद्दीपक दिए जाएं और उसमें अंतर यदि स्पष्ट हो, विभेद हो, तो जो प्राणी है या जो कुत्ता है वो अनुक्रिया में विभेद करेगा और अपनी अनुक्रिया करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हमने ये 6 पॉइंट्स को, जो इसके फिनोमिनाज हैं, पेवलव के सिद्धांत के जो प्रमुख तथ्य हैं, उनमें हमने 6 पॉइंट्स को समझा है और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे समझेंगे। इसके आगे के जो प्रमुख तथ्य हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप अरुण कुमार सिंह सामान्य मनोविज्ञान की बुक लीजिए बच्चों, और उसमें सीखने का चैप्टर है, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा और मैं आपको PDF बनाकर इसके जो फ़ोटोकॉपी है, नोट्स हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करूँगी। थैंक यू।